यह वीडियो उन सभी के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। क्वेश्चन यह है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसका आंसर होगा जोंक एवं केचुआ। जोंक एवं केचुआ बरसात के दिनों में आप देख सकते हैं खेतों में होते हैं। जब धान की खेती होते हैं ना, उसमें केचुआ भी मिलेगा आपको, जोंक भी मिलेगा आपको। तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो जोंक एवं केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ये भी कब आते हैं, जब बरसात खत्म होता है, कचड़े वगैरह जम जाते हैं सब जगह, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्थ्रोपोडा जो है ग्रुप, मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं इसमें, तो तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी, ये कीड़े मकोड़े एक प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मोलस्का ग्रुप में मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप याद रखिए कौन सा ग्रुप हो गया, मोलस्का ग्रुप। तो घोंगा और सीपी, घोंगा और सीपी जो आप देखेंगे, सीपी तो समुद्र में भी रहता है, घोंगा भी समुद्र में रहता है, ये बरसात के दिनों में भी देखने को मिलता है। तो 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, कौन कौन, एनिलिडा, तो जोंक एवं केचुआ हो गया, एनिलिडा, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े वाला आर्थ्रोपोडा, और घोंगा सीपी क्या हो गया, ये मोलस्का। मोलस्का, घोंगा, सीपी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार, ये आपको समुद्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा है ना, कौन कौन से जंतु है, तारा मछली और ब्रिटल स्टार। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। ठीक है, ध्यान से समझना, मनुष्य का जो पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप खाना जैसे ही शुरू करते हैं तो वहीं से पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में जो एक ग्रंथि लगी होती है, लार ग्रंथि, वहाँ से लार शुरू हो जाता है, तो वहीं से आपका पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, तो अशुद्ध रक्त, मतलब खराब रक्त जो प्रवाहित होती है, उस किससे द्वारा, तो शिराएं द्वारा। तो शिराएं द्वारा खराब रक्त प्रवाहित होती है, तो सही रक्त यानी शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होती है, तो ये जो रक्त होती है प्रवाहित, वो धमनी के द्वारा होती है प्रवाहित। तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त और शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में घुल जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी जो है जल में घुल जाता है। अगला जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम का क्या कार्य है। तो सोडियम का क्या कार्य है, तो सोडियम किस में होता है, नमक में होता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि नमक पानी मिला के हम लोग देते हैं, तो वो से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो आपको याद रखना कि सोडियम का जो कार्य है वो क्या करता है, वो क्या कार्य है उसका कार्य है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना और जल का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, मेरा थोड़ा सर्दी हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का क्या कार्य है। तो ध्यान से समझना कि पोटेशियम का क्या कार्य है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यानी जो पोटेशियम का जो कार्य है, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करती है। ध्यान रखिएगा, हृदय की धड़कन, ठीक है, हार्ट वाले सवाल से आ जाएंगे पोटेशियम को लेकर। ठीक है, याद रखना आपको कि पोटेशियम का कार्य क्या है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। दूसरा है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा थोड़ा सा समझने वाला भी क्वेश्चन है, कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ग्लूकोज क्या करेगा कि ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा
ठीक है, तो मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है, यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ध्यान रखिएगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करेगा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, ठीक है, तो क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। दूसरा जो क्वेश्चन है ये ध्यान से समझना है आपको कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल। ध्यान रखना है, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ठीक है, ध्यान से समझना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अगला, एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलीडा जो पहले आप पढ़े थे एनिलीडा ग्रुप के बारे में, उसमें कौन कौन आते थे? तो जोंक और क्या आता था? केचुआ। तो उसी का क्वेश्चन है कि एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया। क्या होगा आंसर? नेफ्रीडिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? कमेंट में आप लोग बता दीजिए रक्त का पीएच मान। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। रक्त का कितना होता है ये आपको कमेंट में बताना है। आगे क्वेश्चन है कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? यानी बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो इसका आंसर हो सकता है अग्नाशय। हम देख लेते हैं क्या आंसर है, आप लोग भी देख लीजिए। तो सही जवाब है अग्नाशय, है ना। ठीक है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वो अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि तो किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो स्प्रिंग, अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। याद रखिएगा, ये स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो सबको पता होगा कंपोस्ट हम लोग डालते हैं, ठीक है, खेत में। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है वो कंपोस्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। क्वेश्चन फिर से सुनिए, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए आप देखते हैं मेले में, ठीक है, जब आप दुर्गा पूजा का मेला लगता ना, हम लोग देखे थे कि एक ऐसा गुब्बारा फुलाता था ना लोग, तो आकाश में उड़ जाता था। तो उसमें जो है कौन सा गैस भरा हुआ रहता था? तो अभी हमें पता चल रहा है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है वो हीलियम गैस, यानी उसमें जो है ना वो आदमी जो भर रहा होता है वो हीलियम गैस भर रहा होता है, जिससे गुब्बारा पूरा ऊपर उठता है। हम लोग जो फुलाते हैं ना, ऑक्सीजन भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, उससे हम फुलाते हैं, ऊपर उड़ाते हैं, फिर नीचे गिर जाता है। इसके बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सा गैस? तो हीलियम। डीडीटी का अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में।
डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर, अच्छा ये बताइएगा कि मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। बहुत सही जवाब है आपका। शुद्ध रक्त का जो होता है प्रवाहित करने वाला जो क्या होता है? तो धमनी होता है, ठीक है। और अशुद्ध रक्त के लिए शिराएँ होती है, ठीक है, याद रखना। तो डीडीटी का प्रयोग जो होता है किस रूप में किया जाता है? तो वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन को कभी कभी मैं पूछ लूँगा कोई भी पीछे से। अगला है कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल का अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। क्या होता है? यकृत, या मतलब लीवर। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है प्रभावित। याद रखना है आपको, इथेनॉल को ज़्यादा अगर सेवन करेंगे तो आपका जो है कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्ल में, जितने भी सारे अम्ल में लगभग में कौन सा अनिवार्य रूप से पाया जाएगा पदार्थ जो है वो है हाइड्रोजन, H2। क्या याद रखना आपको, सभी अम्ल में आपको H2 मिलेगा तो मिलेगा, यानी हाइड्रोजन मिलेगा तो मिलेगा 100%, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी अम्ल हो तो उसमें हाइड्रोजन पाया ही जाएगा। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में से होती है? ध्यान से समझना आपको, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती। याद रखिएगा सूती में आग कम लगता है, ठीक है, लेकिन टेलीकॉटन वगैरह ये सब, अगर पॉलिस्टर वगैरह ये सब पहनते हैं आप तो उसमें आग जल्दी से पकड़ लेता है, लेकिन सूती वाले में आग जल्दी से नहीं पकड़ता। तो आपको याद रखना कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो होती है वो सूती से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक है, सिंपल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी वगैरह, हरा साग सब्जी खाते हैं तो उसमें लोहा, आयरन ज़्यादा पाया जाता है। देखते हैं जो महिलाएं गर्भवती होती है उनको ना वो खून, जब उसमें खून की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हम उनको साग सब्जी खिलाते हैं, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है कि लोहा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो साग सब्जी, ठीक है। आपको भी जब आयरन की कमी हो जाए तो हरी साग सब्जियाँ आप खाने लग जाए। चलिए आगे बढ़ें। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? ये थोड़ा क्वेश्चन है जो आपको कम याद रहेगा, लेकिन आपको याद करना है, इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। याद रखना है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। ध्यान रखना है, तत्काल यानी इंस्टेंट ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या पीते हैं? ठीक है, उस समय ग्लूकोज पीते हैं। याद रखिएगा आप लोग, जैसे देखते हैं चक्कर आने लग जाता है, कमजोरी महसूस होने लग गया, तो डॉक्टर वगैरह क्या रिकमेंड कर देता है कि अरे इसको ग्लूकोज पिलाओ, ठीक है, या चीनी पानी नमक मिला के पिलाओ, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो उसमें भी ग्लूकोज ही होता है। तो अगर तत्कालिक ऊर्जा चाहिए आपको तो आपको क्या पीना चाहिए? ग्लूकोज पीना चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है कि तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ है? यानी जो दौड़ने वाले व्यक्ति है, मान लो उसको एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है, या थकान महसूस हो रहा है, तो उसको ना क्या पिलाना चाहिए? ग्लूकोज पिलाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन यह है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए, ठीक है। तो ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को आने नहीं देती है पृथ्वी पर, इसलिए क्या है कि महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। कौन? ओजोन परत, ठीक है, ताकि वो परावैंगनिक किरण को रोक सके। अगर परावैंगनिक किरण अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने लगे तो क्या होगा? पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियां फैल जाएगी, पेड़ पौधे सब क्या हो जाएंगे? सब मर जाएंगे, हम लोग सभी लोग मर जाएंगे, ठीक है।
बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी उससे। चलो आगे पढ़ते हैं कि आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन। याद रखिएगा, टाइफाइड जब हो जाए, ठीक है, तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि हमें लेना चाहिए, दवा लेना चाहिए। क्लोरोमाइसिटिन याद रखिएगा, टाइफाइड के लिए कौन सी दवा? क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, तो टाइफाइड के लिए कौन सी दवा? क्लोरोमाइसिटिन, यानी अंत ज्वार के लिए, अंत ज्वार के लिए क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये ध्यान से समझिएगा। ये हो गया अंत ज्वार, टाइफाइड वाला हो गया, क्लोरोमाइसिटिन के लिए हो गया। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, जवाब थोड़ा दीजिए। गैस की लौ कि सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? आंसर आपका देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा ज्योतिहीन क्षेत्र, यानी नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको आपको थोड़ा समझना है। ज्योतिहीन क्षेत्र क्या होगा? सवाल क्या था आपका? एक बार फिर से एक बार सवाल को देखिए आप कि गैस की लौ कि सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? ठीक है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, ये ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सबको पता होना चाहिए 24 कैरेट का, एकदम एकदम है ना। जब 24 कैरेट का सोने को जब आप छूइएगा तो क्या हो जाए? मुलायम आपको लगेगा, है ना, गिल्ला टाइप का लगेगा आपको, जैसे आटा होता है ना, अब गीला हुआ आटा, ठीक, गूथा हुआ आटा, वैसा आटा लगेगा आपको 24 कैरेट का, आई थिंक, जैसा मुझे पता है। ठीक है, इसको हार्ड बनाने के लिए उसमें ना कार्बन वगैरह मिलाया जाता है। तो सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। सीने बार पारा का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। सीने बार किसका है? ठीक है, तो पारा का है। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। एंथ्रासाइट, सॉरी एंथ्रासाइट नहीं, ये तो कोयला हो गया एंथ्रासाइट। ठीक है, बॉक्साइट, हाँ बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये थोड़ा बताइएगा कमेंट में, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सीने बार किसका है? तो पारा का है। ठीक है, याद रखिएगा, सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है, याद रखना है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और भी है कि पहले हो चुका है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपको याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तो क्या काम है? इसको ताप, शरीर के जो बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। शरीर के जो तापमान है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? याद रखना, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। ये तो सिंपल है, लाल इधर भी, लाल इधर भी, लाल अस्थि मज्जा, लाल रक्त कणिका। ठीक है, ये याद रख लेना आपको। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। आगे क्वेश्चन है कि कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां। ठीक है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है, याद रखना है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां? 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां? 33। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सीने बार का अयस्क क्या है? किसका अयस्क है? तो पारा। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा हूँ, बॉक्साइट किसका अयस्क है? जवाब देना कमेंट में। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बीसीजी, बीसीजी, बी से बैसिलस, सी से कैलमेट, जी से ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है, याद रखिएगा। बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, याद रखना है। बीसीजी का पूरा नाम क्या? बैसिलस कैलमेट
ग्यूरिन, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। याद रखना है आपको, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट नामक रोग जो किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा होता है। याद रखना है आपको, क्या एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दमा, अस्थमा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कि रोग जो है किसके द्वारा होता है? ये भी कवक के द्वारा है। एथलीट फुट भी कवक के द्वारा और दमा भी कवक के द्वारा होता है, ठीक है। याद रखना, दमा और एथलीट फुट किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा होता है, ठीक है। दमा और एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है, ठीक है, याद रखिए। आगे है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि रोग से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि रोग से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि, ठीक है, कृमि के कारण होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब एक वस्तु की वेग जो है दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना चौगुनी हो जाती है, ठीक है, चौगुनी। याद रखना है, वेग जब दुगनी हो तो गतिज ऊर्जा चौगुनी, वेग जब दुगनी हो तो गतिज ऊर्जा कितनी? चौगुनी हो जाती है। याद रखना आपका क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु का वेग दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। आगे क्वेश्चन, याद रखने वाली क्वेश्चन, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिका किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है? याद होगा आपको, तो हाइपोथैलेमस का जो काम है ना वो बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करना, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से आपको मैं बता रहा हूँ कि सोडियम का क्या कार्य है? सोडियम का कार्य है जल के संतुलन को बनाए रखना, और एक और कार्य है, क्या है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, ठीक है। सूत्र कणिका को किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आता है। याद रखना, वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आ रहा है? तो आवृत बीजी में आ रहा है। ध्यान रखना, आवृत बीजी में वट वृक्ष पादप जो है किस वर्ग में आएगा? तो आवृत बीजी। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में। याद रखना, वट वृक्ष आवृत बीजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, ठीक है। पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, क्या है? वन की ज्वाला, ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला, ठीक है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। याद रखना आपको, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। याद रखना है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन हैं? ठीक है, शैवाल एवं कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। साहचर्य याद रखना आपको, सहजीवी साहचर्य। लाइकेन के दो जीवधारी कौन है? शैवाल और कवक। तो याद रखना है, शैवाल कवक क्या है? लाइकेन के दो जीवधारी है जो सहजीवी साहचर्य है, ठीक है। लाइकेन के दो जीवधारी सजीवी साहचर्य कौन कौन? शैवाल और कवक। शैवाल एवं कवक है, इसको तो याद ही रखना है। लाइकेन के दो जीवधारी है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से, ठीक है। आमतौर पर
संश्लेषित वृद्धि माध्यम बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन याद रखना है, यानी जो पावरोटी वगैरह ना फूल जाता है ना, वो किसके द्वारा? तो शैवाल के द्वारा, याद रखना। ठीक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से, याद रखना है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से, पुष्पकली सॉरी। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। ध्यान रखना है आपको, क्या लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। ध्यान से समझना आपको, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल जो है, ठीक है, कल नहीं, आगे जो है इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसको बार बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए, इसका सब तो क्वेश्चन इजी है एकदम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगा के हाँ थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सारे इजी है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए फिर से, और अपने से जवाब देने की कोशिश करिए, इससे सारे याद हो जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।